हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ अलियान अरमान और आप लोग देख रहे हैं ए व्लॉग। सो बेसिकली आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वर्ल्ड वार वन की शुरुआत कैसे हुई, वर्ल्ड वार वन में कितने लोग मारे गए। तो चलो जान लेते हैं इस वीडियो में। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को एंड तक देखें और हमारे साथ रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 28 जून 1914 ऑस्ट्रो हंगेरियन के एम्पायर प्रिंस अपनी बीवी के साथ बोस्निया की विजिट पर थे। वो अपनी गाड़ी में रोड से गुजरते गुजरते लोगों को हाथ हिलाते जा रहे थे कि एक मुकाम पर उनके ड्राइवर ने एक गाड़ी को गलत गली में मोड़ दिया। हालांकि ये टर्न गलती से लिया गया था, लेकिन किसको मालूम था कि महज सिर्फ गलत गली में आने का अंजाम दुनिया को वर्ल्ड वार वन की सूरत में देखना पड़ेगा, जिसमें 40 मिलियन लोगों की मौत और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। जी हाँ, आइए जानते हैं कि सिर्फ एक गलत टर्न दुनिया को वर्ल्ड वार वन में कैसे धकेल गया। नाज़रीन, वर्ल्ड वार वन आने से पहले यानी 1900 की शुरुआती सालों में दुनिया का नक्शा आज से बहुत डिफरेंट था। रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जैसी बड़ी रियासतें मौजूद थी। यहाँ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट कंट्री थी बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, जहाँ से इस सारी मसले की शुरुआत होती है। बोस्निया पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने 1908 में कब्जा करके इसके सारे मामलात को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बोस्निया में ज्यादातर स्लेविक लोग रहा करते थे, जबकि बोस्निया के हमसाया मुल्क सर्बिया में भी काफी स्लेविक लोग मौजूद थे। इसलिए दोनों मुल्क के लोगों के एक दूसरे के साथ हमदर्दियां मौजूद थी। लेकिन सर्बिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा नहीं था। अब इन दोनों मुल्कों के लोग तो एक ही थे, लेकिन इन दोनों पर अलग अलग रियासतें राज करती थी। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर चाहती थी कि सर्बिया पर भी कब्जा करके इसको अपनी एम्पायर का हिस्सा बना ले। इससे बोस्निया समेत सर्बिया भी इनके कंट्रोल में आ जाएगा और यहाँ के लोगों में भी दूरियां खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। स्लेविक लोगों में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के इस प्लान को लेकर काफी गम गुस्सा पाया जाने लगा। इनकी ख्वाहिश थी कि सर्बिया, बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना जहाँ स्लेविक लोग रहते हैं, ये सब एक ही आज़ाद मुल्क बना लें, जैसे ग्रेटर सर्बिया या यूगोस्लाविया का नाम दिया जाए। लेकिन फिलहाल इनके पास ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से नफरत करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। शायद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सर्बिया पर हमला कर भी लेते, लेकिन उनको डर था रशिया से, क्योंकि रशिया नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर इस रीजन में ज्यादा ग्रो करे। इसीलिए रशिया से लड़ने के लिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने जर्मनी को अपने साथ मिलाकर उनको बैकअप पे रख दी। रशिया ने फ्रांस के साथ अलायंस बना ली। वह सर्बिया और बोस्निया के नेशनल्स ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आज़ादी के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दी। पहले तो इन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद सिर्फ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील होकर खूनरेज़ी पर उतर आई। इसी दौरान एक और तंजीम वजूद में आई, जैसे ब्लैक हैंड का नाम दिया गया। इस तंजीम का नारा था कि वो ग्रेटर सर्बिया या यूगोस्लाविया बनाकर ही दम लेंगी। अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये तंजीम, ये ऑर्गेनाइजेशन किसी की जान लेने को भी तैयार थी। इसी बीच एक 19 साल का लड़का गौरीलियो फ्रेंसिप भी था, जो हमेशा से आज़ाद मुल्क यूगोस्लाविया का ख्वाब देखा करता था। इसने भी ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया और अब वो लोग दिन रात काम करने लगे कि किसी तरह ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से बदला लिया जाए। उन्होंने कई मरतबा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के ऑफिशियल पर हमले भी किए, लेकिन इनको किसी भी तरह एम्पायर से छुटकारा नहीं मिल रहा था। पास फॉरवर्ड करके आते ही 1914 में इस बीच इनको खबर मिली कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का फ्रेंच आर्चडुक फ्रांस फर्डिनेंड बोस्निया विजिट करने वाला है। ऑस्ट्रो एम्पायर का फ्रेंच अपने एम्पायर का बादशाह बनने वाला था और सर्बिया पर कब्जे करने का सारा प्लान भी इसका था। ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को किसी भी सूरत इस प्रिंस को किंग बनने से रोकना था। ये खबर मिलते ही ब्लैक हैंड्स के मेंबर खुश हुए और उनके दिमाग में एक खतरनाक प्लान जन्म लेने लगा। सबसे पहले प्रिंस आर्चड्यूक की विजिट वाले दिन इसके रूट का पता लगाया गया। मालूम पड़ा कि वो सिटी हॉल में एक म्यूजियम की इनॉग्रेशन करने वाले हैं। ब्लैक हैंड्स के मेंबर ने प्लान बनाया कि इनके 3 लोग डिफरेंट लोकेशन पर लोगों के हजूम में खड़े होंगे। प्रिंस की गाड़ी जिस मेंबर के सामने से भी गुजरेगी, वो पहले ग्रेनेड फेंकेगा और फिर साइनाइड फिल यानी कि जान लेने वाली दवाई खाकर
पास मौजूद दरिया में कूद जाएगा। प्लान का मकसद ये था कि प्रिंस को मारने के बाद मारने वाला भी मर जाएगा। अगर साइनेट पिल ने काम ना भी किया तो दरिया में कूदने के बाद तो उसकी मौत पक्की है। ऐसा इस वजह से किया जा रहा था क्योंकि ब्लैक हैंड एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह इनका प्लान्स का किसी को पता चल सके। जहां ब्लैक हैंड के मेंबर ये सारा प्लान बना रहे थे, वही गैब्रिएलो फ्रेंसिप जिसमें बचपन से ही आज़ादी का जुनून सवार था और प्रिंस को मारने के लिए अपना अलग प्लान बना रहा था। 28 जून 1914 ये वो दिन था जब इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था, लेकिन प्लान बनाना हमेशा आसान होता है, इस पर अमल करना बहुत मुश्किल। ब्लैक हैंड्स की जानिब से बेजगह लोगों को ऐसा काम का पहला कोई तजुर्बा नहीं था। जब प्रिंस और इसकी वाइफ का काफिला अवाम के सामने से गुजरा तो पहला नंबर वाला आदमी डर के मारे ग्रेनेड फेंक ही ना सका। जब गाड़ी दूसरी नंबर वाले आदमी के सामने से गुजरी तो वो भी कांपने लगा और जितनी देर वो सोच रहा था इतनी देर में गाड़ी गुजर गई। अब सारी जिम्मेदारी तीसरे आदमी पर थी। उसके सामने से जब प्रिंस की गाड़ी गुजरी तो उसने जल्दी से बॉम्ब फेंक दिया, लेकिन इसका निशाना ठीक ही नहीं था। ग्रेनेड प्रिंस की गाड़ी के बजाय पिछली गाड़ी से भी कुछ दूर जा गिरा, जिससे क्राउड में मौजूद 20 लोग जख्मी हुए, जबकि प्रिंस समेत किसी की भी जान नहीं गई। ये काम करते ही इसने जल्दी से अपनी साइनाइड पिल खा ली, जो कि पुरानी होने की वजह से नाकारा हो चुकी थी। उस कैप्सूल ने उसकी जान तो नहीं ली, बल्कि सिर्फ उसे हल्की सी उल्टी हुई। ये सब करने के बाद उसने प्लान के मुताबिक दरिया में छलांग लगा दी, लेकिन शायद आज उसकी किस्मत खराब थी। उस दरिया का पानी सिर्फ 1 फुट से थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि इस मौसम में दरिया सूख चुका था। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लिया और इसी तरह प्रिंस के कत्ल की साजिश नाकाम हो गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी भी बाकी है। गैब्रिएलो फ्रेंसिप अभी भी अपनी खुफिया मिशन पर मौजूद था। बॉम्ब फटने के बाद प्रिंस और उसकी वाइफ को सिक्योरिटी में ले जाकर सिक्योर जगह पहुंचा दिया गया। प्रिंस आज डॉक में बोस्निया के मेयर से शिकायत करते हैं कि हम आपके शहर में विजिट करने आए थे, लेकिन आपने तो हमारा इस्तेमाल बॉम्ब से किया है। प्रिंस को जब बताया जाता है कि बॉम्ब फटने की वजह से 20 लोग जख्मी है, तो प्रिंस फौरी तौर पर अपना शेड्यूल चेंज करके म्यूजियम के बजाय हॉस्पिटल जाने का फैसला करते हैं ताकि जख्मियों की खैर खबर मालूम की जा सके। लेकिन शेड्यूल और रोड चेंज होने की इत्तला उनकी गाड़ी के ड्राइवर को नहीं दी जाती। प्रिंस दोबारा आकर अपनी गाड़ी में अपनी वाइफ के साथ बैठ जाते हैं और हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब गैब्रिएलो फ्रेंसिप म्यूजियम जाने वाले रोड पे खड़ा प्रिंस पर हमला करने के वेट कर रहा होता है। इतने में प्रिंस की गाड़ी म्यूजियम जाने के लिए टर्न करती है। ड्राइवर, जिसको मालूम नहीं था कि प्रिंस को हॉस्पिटल जाना है, वो गाड़ी को म्यूजियम की तरफ मोड़ता है। इस मोड़ पर जहां गैब्रिएलो फ्रेंसिप खड़ा है, फौरी तौर पर स्टाफ ड्राइवर को शेड्यूल के बारे में बताता है और गाड़ी को टर्न करके हॉस्पिटल जाने का कहता है। रिवर्स करते हुए गाड़ी की रफ्तार काफी स्लो हो जाती है और गैब्रिएलो फ्रेंसिप के लिए इससे अच्छा मौका नहीं था। वो अपनी पिस्तौल निकालता है और गाड़ी पर फायर कर देता है। प्रिंस आज डॉक और इसकी वाइफ मौका पर ही मारे जाते हैं। जब प्रिंस की मौत की खबर ऑस्ट्रो-हंगेरी एम्पायर के बादशाह तक पहुंचती है तो वो गुस्से में आकर सर्बिया पर हमला कर देता है। दूसरी जानिब रशिया पहले से ही सर्बिया को सपोर्ट कर रहा था। उसने समझा कि शायद ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर सर्बिया पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए वो सर्बिया के बहाव पर ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इधर जर्मन एम्पायर ने पहले से ही ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर के सपोर्ट का ऐलान कर रखा था, वो भी रशिया के मुकाबले में आ जाती है। ये देखते हुए फ्रांस, जो पहले न्यूट्रल रहने का इरादा कर रहा था, वो भी रशिया के साथ मिलकर जर्मनी पर हमला करता है। ऑटोमन एम्पायर को कमजोर करने में फ्रांस और रशिया का बड़ा हाथ था। इसी वजह से वो जर्मनी के सपोर्ट में अपने हथियार निकाल लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम, जिसने फ्रांस के साथ मिलकर मिडल ईस्ट में ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने की साजिश की थी, वो फ्रांस के साथ जा मिली है। देखते ही देखते इस जंग में जापान और यूएसए का भी एंट्री होती है और एक गलत टर्न लेने की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज हो जाता है। कहा जाता है कि अगर इस दिन फ्रांस की गाड़ी ये रॉन्ग टर्न नहीं लेती तो शायद इसकी मौत नहीं होती और यूं वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने का मौका नहीं मिल पाता। सिर्फ एक जान जाने की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 में 4 करोड़ लोग मारे गए
اور جنگ کی وجہ سے جو ملٹری ایک ملک سے دوسرے ملک ٹرانسفر ہوئی، ان کی وجہ سے جان لیوا اسپینش فلو بھی پوری دنیا میں پھیل گیا جو 5 کروڑ سے زیادہ جانیں لے اڑا۔ اس سب کے علاوہ جو پوری دنیا کو اکنامک ایشو کا سامنا کرنا پڑا، جو فائنینشل لاس ہوا، اس کا اندازہ لگانا ہی کافی مشکل تھا۔ ویسے آپ کو ایک فن فیکٹ بتاتا چلوں کہ ورلڈ وار 1 کا سیز فائر پرنس کی موت کے 4 سال بعد 11 نومبر 1918 کو سائن کیا گیا تھا، یعنی 11/11/18، اور پرنس آرچڈیوک کی گاڑی کا نمبر 11/11/18 ہی تھا۔ کیا یہ واقعی کوئی انسیڈنس ہے یا پھر اس کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑی سازش تھی؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو اینڈ کامنٹ کرو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ورلڈ وار 2 میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔